बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कैपेसिटर डिस्कस कर रहे थे और आज हम देखेंगे कि एक कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है और वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है और किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो एनर्जी डिपेंड करती है। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो बिल्कुल सी के बराबर है और इसकी जो दो प्लेट्स हैं इनका एरिया ए के बराबर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स का वो डी के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं। अब बैटरी बेसिकली क्या काम करती है, समझे कि बैटरी जो होती है वो लोअर पोटेंशियल से चार्जेस को सक करती है और हायर पोटेंशियल की तरफ डिलीवर करती है। तो यहाँ भी जब हमने बैटरी लगाई और इसका स्विच ऑन किया तो इसने क्या किया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है इसको सक करना शुरू कर दिया और इस प्लेट को इसने डिलीवर करना शुरू कर दिया पॉजिटिव चार्ज को। इनिशियली हमारा जो कैपेसिटर था वो न्यूट्रल था, दोनों प्लेट्स उसकी जीरो पोटेंशियल के ऊपर थी, कोई चार्ज नहीं था दोनों प्लेट्स के ऊपर। तो बैटरी जो है जब हमने इसके साथ इसका स्विच ऑन किया तो बैटरी ने पहला पॉजिटिव चार्ज, वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, एक्चुअली बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ देती है, लेकिन हम चूँकि कन्वेंशनल करंट जो है उसको डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि बैटरी जो है यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसने खींचा और इसको दे दिया। अब पहले चूँकि ये प्लेट जो है वो न्यूट्रल थी, ये प्लेट भी न्यूट्रल थी, तो बैटरी को यहाँ से यहाँ तक चार्ज को डिस्प्लेस करने में कोई काम नहीं करना पड़ा, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही एक चार्ज यहाँ से इधर डिस्प्लेस हुआ, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट चार्ज जो यहाँ से बैटरी खींचेगी वो इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा उसको, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बैटरी पहले से ज़्यादा वर्क करेगी यहाँ से यहाँ तक चार्ज को पहुँचाने में और ये सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ से इधर चार्ज जो है वो ट्रांसपोर्ट करती रहेगी। लेकिन हर इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज में, यानी कि जो प्लेट्स के ऊपर चार्जेस की इंक्रीमेंट होती है उसके बाद बैटरी को पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अब इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि बैटरी जो है वो इस कैपेसिटर के ऊपर वर्क कर रही है, यानी कि यहाँ से चार्जेस को खींच के इस प्लेट को उसने देना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कि जब भी किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर वर्क होता है तो वो वर्क जो है उस फील्ड के अंदर एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये मेरा मार्कर है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, इसको अपलिफ्ट करवाता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया। जब मैंने इसके ऊपर वर्क किया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो गया है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखें कि यहाँ से चार्जेस जो है बैटरी जो है खींच रही है और इसको दे रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि बैटरी जो है वो वर्क कर रही है सिस्टम के ऊपर। और उसकी वजह से होगा क्या, ये बात भी ध्यान में रखें कि इन दो प्लेट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आता जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आता जाएगा, जब चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव आता जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव आता जाएगा, तो ये भी इसका पोटेंशियल नेगेटिव, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों प्लेट्स के दरमियान। उस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ज़ाहिर है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प होगा। वैसे भी देखें ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इन प्लेट्स के दरमियान जो है जो रीजन होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प होगा। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एनर्जी को स्टोर करने का सोर्स हमारे पास बनता है। तो बहरहाल यहाँ देखें कि चार्जेस जो हैं बैटरी जो है उसको डिस्प्लेस करवा रही है, जिसकी वजह से वर्क करना पड़ता है बैटरी को कैपेसिटर के ऊपर। अब हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस को, तो याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको V से शो कर दे, डेल्टा V से शो कर दे, वो किसके बराबर होता है, वर्क डन
पर यूनिट चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ बैटरी ने जो वर्क किया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये अब ये देखिए, बैटरी ने इधर से यहाँ जब चार्ज को ट्रांसपोर्ट करवाया है तो इनिशियली तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस था वो जीरो के बराबर था, लेकिन जैसे जैसे चार्जेस की ट्रांसपोर्टेशन होती गई है इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया। और कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस बैटरी के जो दोनों टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम आमतौर पर ईएमएफ कहते हैं, जब तक उसके बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाता और हमारा जो चार्ज है उस वक्त तक जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। और इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा तो करंट जीरो के बराबर हो जाएगा और कैपेसिटर जो है उस वक्त फुली चार्ज हो जाएगा। और जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो V के बराबर होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये वर्क बैटरी ने कितना किया। जाहिर है इसने Q चार्ज अगर यानी कि ये इस प्लेट से Q चार्ज जो है इसने ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये देखिए जो डायरेक्शन होगी चार्जेस की मूवमेंट की, पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट की, वो ये होगी। इसका मतलब ये कि करंट इस डायरेक्शन में होगा। ये तो ये चार्जेस की मूवमेंट है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा Q, यहाँ उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Q। तो ये चार्ज जो है इधर ट्रांसपोर्ट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जितना इस पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कलेक्ट हो गया। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल चार्ज जो Q इसने ट्रांसपोर्ट करवाया है तो उसके ऊपर जब बैटरी ने वर्क किया है हम कहते हैं कि वर्क जो होता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अब जब पोटेंशियल का डिफरेंस जो है इसका इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इनिशियली पोटेंशियल का डिफरेंस जब ये हमारा कैपेसिटर न्यूट्रल था उस वक्त इसका पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो था, लेकिन आखिरकार जब ये कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो गया, फुली चार्ज का मतलब ये है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस उतना आ गया जितना ये बैटरी के पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली उस वक्त इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स का यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स का वो V के बराबर होगा। तो इसलिए इसका जो वर्क है वो कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा, बल्कि इसमें क्या हुआ कि इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, वर्क जीरो था। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया तो बैटरी को वर्क भी ज़्यादा करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क जो बैटरी ने टोटल वर्क किया है वो किसके बराबर होगा? ये होगा चार्ज जो कि Q इसने ट्रांसपोर्ट किया और एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों प्लेट्स के दरमियान एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो वर्क होगा जो बैटरी ने किया है इसकी चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। अब एवरेज किस तरह निकालते हैं? इनिशियल जो हमारे पास वोल्टेज थी, पोटेंशियल डिफरेंस तो जो था दोनों प्लेट्स के दरमियान वो जीरो के बराबर था और V2 फाइनली पोटेंशियल का डिफरेंस कितना था वो V के बराबर हुआ। अब V एवरेज किसके बराबर होगा? 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2। इसको कह सकते हैं कि ये हाफ V के बराबर होगा। V इसका पोटेंशियल का डिफरेंस है बैटरी का और जो जितना इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी क्रिएट करवा सकती है। अब हम इस वर्क की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं जो बैटरी ने किया है। तो ये वर्क किसके बराबर होगा? वर्क हो जाएगा Q इंटू हाफ V। तो इसको हम कह सकते हैं हाफ QV। ये बैटरी ने जो वर्क किया है उसकी वैल्यू है और जाहिर है बैटरी जितना वर्क करती है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम में उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ये वर्क जो होगा बेसिकली इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसके बराबर होगा। तो वर्क जो है वो सिस्टम ने जो किया, बैटरी ने जो किया वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ज़ाहिर है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो के बराबर थी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, चलो मैं लिख देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके बराबर होगी? U के बराबर होगी। ये U में इसलिए लिख रहा हूँ कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर थी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U के बराबर हो गई।
तो इसका मतलब ये हुआ कि U हम लिख सकते हैं हाफ QV। अब हमें ये पता है कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है वो Q किसके बराबर होता है? Q होता है CV के बराबर। अब ये वैल्यू इसमें पुट करें तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी जो स्टोर हुई है वो होगी हाफ CV इंटू वी। ये CV Q की जगह लिख दिया और V, तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ CV स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर हो गई जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई है। अब ये देखें, अगर ये जो हमारा कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटेंस है, और याद रखें हमने इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी जब हम इसके अंदर मीडियम या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं? तो हमने पढ़ा था कि C जो होता है वो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D के बराबर होता है। और अगली बात, ये V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये किसके बराबर होता है? वही E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R वाला फार्मूला लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी चलो मैं लिख देता हूँ डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब देखें V जो है इसका पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ और डेल्टा R D के बराबर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कह सकते हैं कि V जो है वो E और D के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन ये कह लें, एक क्वेश्चन ये कह लें, ये दोनों जो हैं वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं A में, यानी कि ये C की वैल्यू भी और V की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखें, ये होगा U इज इक्वल टू हाफ C की जगह क्या लिखेंगे? C की जगह लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, और V की जगह क्या लिखेंगे? ED लेकिन इसका बनता है स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, हम लिख सकते हैं हाफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R D स्क्वायर E स्क्वायर ओवर D। तो ये D से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा? U इज इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D E स्क्वायर, क्योंकि D तो कैंसिल हो गया ये वाला। अब हम ऐसा करते हैं कि A और D को इकट्ठा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर AD। अब AD क्या है? ये देखिए, हमने ये कहा था कि जो प्लेट्स हैं इनका एरिया जो है वो A के बराबर, सरफेस एरिया A के बराबर, यानी कि ऐसे समझ लें, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको बना देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास दोनों प्लेट्स हैं और ये इसका एरिया A है, ये दोनों प्लेट्स हैं और इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो D के बराबर हुआ। अब खुद देखें कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो रीजन बनता है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, यानी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस बन रही है उसका स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा। अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया A है और दोनों के दरमियान सेपरेशन जो है वो D के बराबर है, तो ये बेसिकली ये वॉल्यूम बनता है, यानी कि A एरिया और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है इनका प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि AD जो है ये है वॉल्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट्स जो है कैपेसिटर की उनके दरमियान ये AD वॉल्यूम बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये U आपके पास आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम डेंसिटी जो है एनर्जी की, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं,
वो मालूम करना चाहते हैं, यानी कि इसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं, तो उसको स्मॉल यू से शो कर दें या म्यू से शो कर दें। तो म्यू किसके बराबर होगा, यू ओवर वी। ये वी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये वॉल्यूम है। तो दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करें तो आपके पास क्या बनेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। तो ये कहलाएगी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। आप ये देखें, हमारा जो कैपेसिटर है इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, अब वो निकाल नहीं सकते, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है यू, म्यू जो है या स्मॉल यू जो है जिसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं हम, वो ई के स्क्वायर के, मीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हम इंक्रीज करते जाते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके दरमियान जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। अल्लाह हाफिज़।